हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 12 की यूनिट 6 ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में हमारे पास कुछ पोर्शन इस साल डिलीट किया गया है, जो हटाया गया है। जो फर्स्ट पोर्शन था रिफ्लेक्शन, जो मिरर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स अब की बार हटा दिए गए हैं। और अब जो हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से शुरू करेंगे। हम रिफ्लेक्शन हम 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं और वो अब की बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो ऑप्टिक्स है यूनिट 6 है, यूनिट 6 है 12th क्लास की ऑप्टिक्स, और जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स जो है वो हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट लाइट। जो लाइट है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, और ऑप्टिक्स की जो मेनली आपके पास ऑप्टिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक रे ऑप्टिक्स है और दूसरी जो है वेव ऑप्टिक्स है। क्योंकि जो लाइट है वो हमारे पास दो नेचर रखती है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और 7th यूनिट में हमने पढ़ा भी है। तो लाइट जो है उसकी ड्वेल नेचर होती है, एक पार्टिकल नेचर, दूसरी वेव नेचर। ठीक है, तो हम ऑप्टिक्स के अंदर दोनों चीज पढ़ने वाले हैं, पार्टिकल नेचर के बारे में भी थोड़ा सा और वेव नेचर के बारे में भी। तो जो ऑप्टिक्स है, इसके जो ऑप्टिक्स है ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की हम इसमें स्टडी करते हैं, लाइट के फिनोमिना जो है रे ऑप्टिक्स के अंदर और वेव ऑप्टिक्स के अंदर, वेव नेचर को लेकर जो फिनोमिना है और जो पार्टिकल नेचर को लेकर जो फिनोमिना है, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिक्स की दो पार्ट्स हैं ऑप्टिक्स के। फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में जो फिनोमिना है उसमें हम स्टडी करते हैं पार्टिकल नेचर, जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो वेव नेचर है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के कुछ टॉपिक्स जो बताए मैंने, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो था, रिफ्लेक्शन, मिरर जो प्लेन, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव जो आपका कॉन्वेक्स, इस टाइप के जो मिरर से रिलेटेड था, वो सारे टॉपिक्स इस साल डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो रिड्यूस करके सिलेबस को, जो रे ऑप्टिक्स में है वो हमारा अब जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो रिफ्रैक्शन से हम करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आप 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं। एक बार फिर दोबारा से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट जो ट्रेवल करती है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है किसी भी एक मीडियम के अंदर। उसका जो पाथ में चेंज है वो कब आता है, जब उसका मीडियम चेंज होता है। जैसे आपके पास एयर में ट्रेवल कर रही है, ग्लास के अंदर इंटर करती है एयर से, तो लाइट अपने स्ट्रेट पाथ से थोड़ी डिफ्लेक्ट, मतलब आपके पास क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, और फिर ग्लास के अंदर ट्रेवल करती है, फिर स्ट्रेट चलती है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में जब मीडियम सेम रहता है। ठीक है, और लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये बेसिक सी चीज़ें लाइट के बारे में आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा उनको मेमोराइज करेंगे, तो एक बार उसका रिवीजन करेंगे, आफ्टर देन हम लाइट का जो है स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है लाइट का वो फिनोमिना हटा दिया गया है, तो अब जो रिफ्रैक्शन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। जो लाइट की बेंडिंग होती है कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करेगी तो लाइट की बेंडिंग होती है, और उस लाइट की बेंडिंग को हम बोलते हैं
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो स्टेटमेंट में हम इसके लिख लेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो लाइट का जो है वो रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है। तो हमारे पास क्या है, देखो हमने एक सरफेस लिया है जिसके इस साइड में आपके पास मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इंसिडेंट रे ली है, जो लाइट की रे हमारे पास आ रही है इस डायरेक्शन से आके, मान लो इन दोनों मीडियम का जो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये रे आपकी इंसिडेंट होती है। तो हम इस पॉइंट पे यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, क्या, नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, सरफेस जो है इन दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस। यहाँ पर ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। अगर यहाँ पर मीडियम फर्स्ट ही होता, मीडियम सेकंड नहीं होता, तो ये रे कैसे जाती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया है तो लाइट क्या हो जाएगी, तो मान लो ये जो लाइट है, ये लाइट इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, कब बेंड होगी, अब उसका हम कारण पढ़ेंगे। तो एक तो आपके पास ये है मान लो, दूसरा हमारे पास क्या होता है, अगर हमने एक सेकंड केस हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है दैट इज आई, और ये आपके पास दूसरे मीडियम में इंटर की, और नॉर्मल के साथ ये दूसरी रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर ये हो गया, ये आपके पास इसमें रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये यहाँ पर हमने दो केसेस लिए हैं। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जब मीडियम सेकंड के अंदर रे इंटर करती है तो नॉर्मल से दूर हट रही है। इस केस में हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यहाँ पर इंसिडेंस एंगल जो है वो आर से क्या है, छोटा है। ये कब होता है, किस चीज पर है, ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, कि लाइट का जो मीडियम चेंज होगा। तो फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, तो ये जो आर एंगल ये छोटा हो गया। और सेकंड केस में देख रहे हैं कि जो रे है आपकी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से दूर हो गई है। तो ये कब क्यों होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर कारण देखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जो है आपके पास वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। अब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म आई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में हम पूरा स्टडी करने वाले हैं आगे टॉपिक्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से लिखते हैं, कुछ बुक्स में एन से लिखा मिलेगा, तो आपके पास मर्जी है आप म्यू से लिखो या एन से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके पास किसी भी मीडियम का क्या बताता है कि उस मीडियम में लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, फास्ट ट्रेवल करेगी या स्लो ट्रेवल करेगी, ये आपको उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगता है। यहाँ पर दो केसेस हम देख रहे हैं, दोनों केसेस में डिफरेंट वो है कि इसमें आपके रे जो है रिफ्लेक्टेड वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, इसमें रे जो है वो नॉर्मल से दूर हो रही है। ठीक है,
ऐसा किस वजह से होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से हम दो मीडियम यहाँ पर स्टडी करते हैं। एक आपका आता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और एक होता है ऑप्टिकल रेरर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेरर मीडियम से हम क्या समझते हैं, या ऑप्टिकल जो डेंसिटी होती है, एक हमने मास डेंसिटी पढ़ा है, रो जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ जो है ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम की ज्यादा होगी वो मीडियम डेंसर होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वो मीडियम रेरर होगा। तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट जो है ट्रेवल करती है स्लो, और रेरर जो मीडियम होता है लाइट ट्रेवल करती है फास्टर। तो जो डेंसर मीडियम होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्लोजली पैक होते हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है। जैसे एग्जांपल हम बात करें कि वाटर और ग्लास दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों में से कौन सा डेंसर मीडियम होगा, कौन सा रेरर मीडियम होगा। तो जहां पर आपके पास जो एटम्स की क्लोजनेस है, आपकी जो है एटम्स के बीच की डिस्टेंस जो है, वहां आपके पास डेंसिटी ज्यादा, तो ग्लास जो है वो एक सॉलिड है और वाटर जो है लिक्विड है, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, तो जो ग्लास है वो आपका डेंसर मीडियम होगा, और ग्लास में जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी क्या, स्लो। और जो रेरर मीडियम है उसके अंदर लाइट ट्रेवल करेगी फास्ट। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर लाइट ट्रेवल करती है फास्ट एज कंपेयर टू ग्लास। इसी तरीके से मान लो हमने एक एयर मीडियम लिया और एक हम वाटर ले रहे हैं, तो एयर जो है वो आपके पास रेरर मीडियम होगा, ऑप्टिकल रेरर मीडियम, और जो वाटर है वो डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम रेरर होगा। ठीक है, तो म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, स्पीड जो वेलोसिटी है लाइट की वो क्या करेगी, उतनी ही कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। क्लियर? आगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला वगैरह सब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखो, ये दो केसेस जो यहां पर हम पढ़ रहे हैं, अब इनमें से दोनों मीडियम में से एक मीडियम रेरर है, एक मीडियम डेंसर है। किस तरीके से? तो देखो, फर्स्ट केस में जो मीडियम फर्स्ट है ये मीडियम आपके पास रेरर मीडियम है, और मीडियम सेकंड जो है वो डेंसर है। तो जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी, तो जैसे ही डेंसर मीडियम में इंटर करेगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल आपका इंसिडेंट से क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। किस केस में? जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उस केस में लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और सेकंड जो केस है, इसमें आपके पास पहला जो मीडियम है वो डेंसर है और सेकंड जो मीडियम है वो रेरर है। तो जब भी लाइट डेंसर टू रेरर मीडियम में जाएगी तो वहां पर जो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी और वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ये हम वेव ऑप्टिक्स में प्रूव करते हैं कि लाइट जो है ये क्यों बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ क्यों गई या नॉर्मल से दूर क्यों गई। ये इसका जो कारण है वो हम वेव ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, वहां पर उसका कंप्लीटली जो रीजन है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो बेंड हो जाती है। जब रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जब डेंसर टू रेरर जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। यहाँ पर जो है दो मीडियम होते हैं हमारे पास, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल रेरर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो रहेगी, और जो रेरर मीडियम है उसमें लाइट की जो स्पीड है वो फास्ट रहेगी। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकल रेरर पता किससे लगता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में
डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो अब इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ बात करते हैं रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं उनके बारे में, ठीक है। और लॉज से पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो, चलो उसमें हम नेक्स्ट आगे कर लेंगे। तो पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखो जैसे हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास दो मीडियम है। मीडियम फर्स्ट मान लो रेयर मीडियम है और मीडियम सेकंड जो है दैट इज डेंसर मीडियम। क्लियर। तो यहां पर हमने एक इंसिडेंट रे ली है जो आके इस सरफेस पे टकराती है और जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट पे हम एक क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा, दिस इज इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो हमारे पास जैसे ही ये सेकंड मीडियम में इंटर करेगी तो इसकी स्पीड जो है डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी और ये लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसको जाना था सीधा अगर मीडियम एक ही रहता तो, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ये लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। तो यहाँ जो है आपकी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्लियर। लॉज हम पढ़ रहे हैं इसके कि क्या क्या इसके लॉज हैं जो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं। तो देखो इसमें पहला लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, तीनों जो आपके पास है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही सरफेस में होंगे या एक ही प्लेन के अंदर होंगे। जैसे हमारे पास ये बोर्ड 2 डायमेंशन प्लेन है, मान लो एक सरफेस है इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हमारी जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, ये 2 डायमेंशन प्लेन के अंदर ही होंगे। इनमें से कोई भी आपके पास 3 डायमेंशन थर्ड एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। मतलब जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे आपकी लाई करेंगे वो ऑलवेज बी इन सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ जो है इसका क्या है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे तीनों चीजें। एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन के अंदर, आपका वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन के अंदर, मतलब आपके पास एक ही प्लेन रहेगा। उसमें जो है आपका 2 डायमेंशन प्लेन है जो भी आपका ले रहे हैं सरफेस, उस सरफेस के अंदर। तो ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ जो है इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बेस पे हमारा पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो आपका चलता है। तो सेकंड लॉ क्या है, तो देखो इसमें सेकंड लॉ क्या कहता है कि यहां पर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया एक अलग अलग इंसिडेंस एंगल को लेकर। जैसे एक रे है हमारे पास, ये इस पॉइंट पे टकरा रही है, नॉर्मल, दिस एंगल इज, तो दिस एंगल इज I1, दैट दिस एंगल इज R1, ठीक है। फिर एक दूसरा यहाँ पर लिया गया, एक सेकंड रे ली गई जिसने एंगल बनाया यहाँ पर, ये एंगल I2 और यहाँ से आपके पास ये एंगल R2, ठीक है। एक थर्ड रे ली जो आपके पास नॉर्मल है, थर्ड रे आपकी जो है दैट इज I3, दिस इज R3, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए
और एक्सपेरिमेंट किए गए वहां से जो रीडिंग्स है उन रीडिंग्स को लेकर एक यहाँ पर जो एक चीज फाइंड आउट की, क्या कि यहाँ जो है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 मतलब जो आपका साइन I1 अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन में साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन में साइन R3, और ये सब जो है एक कांस्टेंट के इक्वल पाया गया। मतलब यहाँ पर जो ये रेशियो लिया गया साइन I1 अपॉन साइन R1 का, साइन I2 अपॉन साइन R2 का, साइन I3 अपॉन साइन R3 का, इन सब का जब रेशियो लिया गया तो वो पाया गया कि वो सिर्फ एक सिंगल एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। साइन I1 अपॉन साइन R1 वो भी वही कांस्टेंट, साइन I2 अपॉन R2 कांस्टेंट, साइन I3 अपॉन साइन R3 कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब ये चीज देखी गई कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर और अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर जो है आपका इनका जो रेशियो है साइन I1 अपॉन साइन R1 का, साइन I2 अपॉन साइन R2 का, ये सब एक कांस्टेंट के बराबर पाया गया। तो वो जो कांस्टेंट था क्या था, तो ये जो सेकंड लॉ है इसके अंदर हमारे पास क्या चीज हम लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always a constant। तो साइन I अपॉन में साइन R, साइन I एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन I अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ये जो है ऑलवेज क्या मिला, एक कांस्टेंट पाया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आपके पास सेकंड लॉ है और इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस इज स्नेल्स लॉ, जो रिफ्रैक्शन में आपका सेकंड लॉ है। तो यहां से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन I अपॉन में साइन R ऑलवेज बी ए कांस्टेंट, ये लिखे हम, या फिर क्या आएगा और करके हम लिखे कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1। ये जो कांस्टेंट था ये क्या था, μ2 अपॉन में μ1, और ये किसके इक्वल था, μ21। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium। मतलब जो स्नेल्स लॉ है उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन I अपॉन साइन R, ये जो कांस्टेंट आया, ये कांस्टेंट क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम की। जो रे है वो आपकी फर्स्ट से सेकंड में जा रही है, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं, या क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो μ1 इंटू में साइन I इज इक्वल टू μ2 इंटू में साइन R। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, ये इक्वेशन आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे के टॉपिक्स में आपकी बार बार यूज होगी। क्या है कि हमने दो मीडियम लिए हैं, पहला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लिया, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लिया। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू में फर्स्ट मीडियम में जो एंगल बन रहा है I, उसका क्या लेंगे हम, साइन। तो μ1 इंटू में साइन I इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इंटू में सेकेंड मीडियम के अंदर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, उसका साइन R। तो μ1 इंटू में साइन I इज इक्वल टू μ2 इंटू में साइन R। ये आपके पास हमेशा जो है दोनों साइड इक्वल रहेंगी, और यहाँ से हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ है।
इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे के टॉपिक्स में हम बार बार से यूज करने वाले हैं। तो ये आपके पास स्नेल्स लॉ है, सेकंड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन, तीनों जो है आपके हमेशा एक ही प्लेन के अंदर होंगे। दूसरा लॉ क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन आई, साइन अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, तो साइन आई अपॉन में साइन आर ऑलवेज बी ए कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट आपके पास आता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किस मीडियम का, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो यहां से आपका ये जो है स्नेल्स लॉ, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसमें आपको ये करना है। ठीक है, फिर यहां हम बात करेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑप्टिक्स के अंदर हमारा जो टॉपिक है उसमें बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम यहां बात कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्टिक्स के अंदर बार बार से यूज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज C/V। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कि अगर हमारे पास एक जो मीडियम है वो हम वैक्यूम ले रहे हैं, और दूसरा जो मीडियम है वो हम क्या ले रहे हैं, कोई भी मीडियम ले रहे हैं, जैसे आपके पास ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एनी अदर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का रेशियो। और अगर हमारे पास एक मीडियम वैक्यूम ले रहे हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है ये, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब बोला जाता है, जब हमारे पास दोनों मीडियम में से एक मीडियम क्या होगा, वैक्यूम होगा। अगर हमारे पास दो मीडियम है और दोनों मीडियम में से कोई सा भी मीडियम वैक्यूम नहीं है, उस टाइम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कह सकते। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कंपलसरी है हमारे पास वन मीडियम क्या होना चाहिए, वैक्यूम रहना चाहिए। ठीक है, तो म्यू जो है रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और यहां से अगर हम यूनिट की बात करें म्यू की, तो यूनिट ऑफ म्यू जो है वो क्या आएगी, लाइट ऑफ जो स्पीड, लाइट की जो स्पीड है उसकी जो यूनिट, तो ये भी स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड, इट मींस नो यूनिट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। सेकंड थिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम का हमेशा एक से बड़ा आएगा, ऑलवेज। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट c, वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा आपके पास क्या आएगी, ज्यादा आएगी। दूसरा मीडियम आप ले रहे हो तो यहाँ पर जो है v, किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड हमेशा कम आएगी। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ऑलवेज v ग्रेटर देन 1। तो म्यू इज इक्वल टू C/V, c बड़ा होगा हमेशा v से, जो भी मीडियम आप दूसरा ले रहे हो और एक वैक्यूम ले रहे हो तो v की वैल्यू आपके पास छोटी रहेगी c से। तो ये जो क्वांटिटी है ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हमेशा एक से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड वेवलेंथ, स्पीड एंड वेवलेंथ की टर्म्स में हम कैसे, देखो, अगर हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड, और यहां पर जो है आपके पास एक इंसिडेंट रे आ रही है, जो मीडियम फर्स्ट है वो मान लो आपका रेरर है,
मीडियम सेकंड जो है डेंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास एक इंसिडेंट रे आ रही है, इस पॉइंट पर टकरा रही है, हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहाँ जो एंगल है I, यहाँ जो एंगल होगा R। तो फर्स्ट मीडियम में मान लो जो लाइट की जो स्पीड है दैट इज v1, सेकंड मीडियम में लाइट की जो स्पीड है दैट इज v2, ठीक है। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। तो लाइट कौन सी मीडियम में इंटर कर रही है? सेकंड मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, कैसे लिखेंगे इसको हम? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो μ21 जो है दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। ये हमारे पास सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। और यदि हम μ12 लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तो यहां क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो यहां से μ12 जो है वो आपका आ जाएगा v2 अपॉन में v1। तो μ12 क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। और ये क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की टर्म में या जो स्पीड की टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। और अगर हम वेवलेंथ की टर्म में लिखते हैं तो जो लाइट है हमारे पास मान लो किसी भी सोर्स से आएगी, तो सोर्स से जो लाइट आती है तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है मीडियम के चेंज होने पर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। जो सोर्स लाइट को जनरेट कर रहा है वहां से लाइट किस फ्रीक्वेंसी से भेजी गई है। तो मीडियम जब चेंज होता है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जब लाइट मीडियम चेंज करेगी तो लाइट की स्पीड चेंज होती है और लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है। तो लाइट की कभी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। तो मान लो यहाँ पर जो लाइट आ रही है इसकी फर्स्ट मीडियम में जो वेवलेंथ है λ1 है, सेकंड मीडियम में जो वेवलेंथ है λ2 है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? म्यू रहेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज है यार, चेंज किस में आ रहा है? वेवलेंथ में। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, या जो c है दैट इज न्यू इंटू में लैम्डा। c इज द स्पीड, न्यू आपके पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। तो यहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21 को क्या लिख सकते हैं? v1 स्पीड इन फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड को कैसे लिखेंगे हम? न्यू इंटू में λ1 डिवाइडेड बाई v2। v2 को कैसे लिखेंगे हम? न्यू इंटू में λ2। तो न्यू से न्यू कैंसिल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट दैट इज इक्वल टू λ1 बाई λ2, ठीक है। और अगर हम μ12 लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड दैट इज कम्स λ2 बाई λ1। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका किसकी टर्म में आ जाएगा? वेवलेंथ की टर्म में। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी टर्म में है? वेलोसिटी की टर्म में, ठीक है। तो यहाँ आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका टॉपिक फिनिश होता है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता लगेगा कि जो लाइट है वो मीडियम में जब ट्रैवल करेगी तो कैसे ट्रैवल करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं दूसरे मीडियम में। और यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे हम लिखेंगे वो एयर के रेस्पेक्ट में वैल्यूज लिखी हुई है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, जो वाटर होता है या जो ग्लास होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज 1.33। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 1.5। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे गए हैं ये आपके पास किसके रेस्पेक्ट में लिखे गए हैं, एयर के रेस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर, इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू द एयर। मतलब एक मीडियम आपका एयर है, दूसरा मीडियम आपका वाटर, ग्लास, डायमंड ये सब है। तो जो डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास दैट इज 2.42 सबसे ज्यादा। और लाइट की जो स्पीड है वो सबसे कम किसमें होती है, डायमंड के अंदर होती है। ठीक है, तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपको ये करना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन का, और भी आगे जो टॉपिक्स है इसके वो ये कर लेना इसमें।